कविता गुमसुम सी खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर की ओर देख रही थी। पिछले महीने ही उसके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। तब से वो बहुत ज्यादा उदास रहने लगी थी, क्योंकि इस दुनिया में उसके पिताजी ही थे जो उसके बारे में सोचते थे। उसकी माँ विमला जी तो हमेशा अपनी छोटी बेटी आशा के बारे में ही सोचती रहती थी। कविता की छोटी बहन आशा थोड़ी मंदबुद्धि थी, इसलिए विमला जी उसी पर शुरुआत से ही ज्यादा ध्यान देती थी। कविता को इस बात से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अब तो उसकी माँ आशा के सामने अपनी बड़ी बेटी को कुछ समझती ही नहीं थी। वह हमेशा उसे नजरअंदाज करती थी, उसकी सुख सुविधाओं के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। उसके पिताजी की मृत्यु ऑफिस के काम करने के दौरान हुई थी और अब उनकी जगह किसी और को नौकरी मिलने वाली थी। तो विमला जी ने कविता के पति मनीष के सामने प्रस्ताव रखा कि वह वही नौकरी कर ले और पूरे परिवार को संभाल ले। कविता और मनीष अभी तक किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाए थे। कविता अपने मायके से 5 घंटे की दूरी पर रहती थी। कविता के सास ससुर एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे, इसलिए दोनों पति पत्नी अकेले ही रहते थे। कविता की शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन कविता अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। जांच करवाने पर पता चला कि कविता मां बनने में असमर्थ है। दोनों पति पत्नी कुछ दिनों के बाद अनाथ आश्रम से एक बच्चे को गोद लेने वाले थे। इसी बीच कविता के पिता का स्वर्गवास हो गया था। अब कविता की मां विमला जी का सोचना था कि उनके पति की नौकरी मनीष कर ले तो बेटी और दामाद आकर घर पर ही रहे। वैसे तो कविता और मनीष अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग थे, लेकिन अपनी गृहस्थी छोड़कर माँ के घर पर रहने का फैसला लेना इतना भी आसान नहीं था। इसीलिए वे लोग सोच विचार करने के लिए कुछ समय ले रहे थे। एक दिन कविता अपनी माँ को बिना बताए ही घर पहुँच गई। अचानक से पहुँची थी, उसने देखा कि विमला जी आंगन में बैठकर फोन पर किसी से बातें कर रही हैं और बातें करते हुए कहने लगी, अरे मेरा दामाद मनीष तो बहुत लालची है, देखना नौकरी की लालच में जरूर यहाँ पर आ जाएगा। कविता को भी तो मेरे धन संपत्ति का लालच होगा ही, और ऐसा सुनहरा अवसर छोड़ने वाले तो नहीं हैं। अगर मेरे पति जीवित रहते तो इन लोगों को सिर चढ़ाना ही नहीं पड़ता, लेकिन अब तो मेरी मजबूरी भी है। वैसे हमारा खर्चा चल ही जाएगा, लेकिन घर में एक मर्द भी तो होना चाहिए ना, सारे भारी काम करने के लिए। और कविता यहाँ पर रहेगी तो वो भी घर का सारा काम संभाल लेगी। फिर मैं आराम से रहूंगी और मेरी बेटी भी आराम से रहेगी, और आगे मेरी बेटी की भविष्य की चिंता भी मुझे नहीं रहेगी। दौलत की लालच में यह लोग आशा की देखभाल भी अच्छे से कर लेंगे। मैं तो अपनी वसीयत में लिख कर ही जाऊंगी, इस सारी संपत्ति मेरी बेटी आशा के नाम पर ही रहेगी, और दामाद भी जो कमाएगा वो यहीं पर तो खर्च करेगा, क्योंकि नौकरी उसकी खुद की तो होगी नहीं। अब मेरे पति की नौकरी वह करेगा और सारी तनख्वाह मेरे ही हाथ में तो लाकर रखनी पड़ेगी ना। यह सब सुनकर कविता हैरान रह गई कि क्या यहाँ आने के बाद उसका खुद का कोई भविष्य नहीं रहेगा। अगर सारी सैलरी माँ खुद ही ले लेगी तो हम दोनों अपने भविष्य के लिए क्या बचा पाएंगे। साथ ही वह माँ की ये सोच सुनकर हैरान थी कि माँ उसे दौलत का लालची समझती है। वो उल्टे पैर वापस लौट गई। उसने माँ से मिलना भी जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उसने देख लिया कि उसकी माँ को उसकी प्यार की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी धन दौलत के दम पर वो अपनी बेटी और दामाद को केवल इस्तेमाल करना चाहती है। उसने घर आकर सारी बातें मनीष को बताई तो मनीष भी हैरान हो गया और कहने लगा, मैं तो सिर्फ तुम्हारी माँ की मदद करना चाहता था। मुझे न ससुर जी की नौकरी का लालच है और न ही तुम्हारी माँ की धन संपत्ति का। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि हम धन संपत्ति की लालच में उनकी परवाह कर रहे हैं, तो उन्हें अपनी दौलत जिसे देनी है दे दे, और आशा की जिम्मेदारी भी जिसे उठानी है उठा ले, क्योंकि मुझे धन दौलत का कोई लालच नहीं है और मुझे अब कोई जिम्मेदारी भी नहीं चाहिए। इस तरह बदनाम होकर मैं कोई काम नहीं करने वाला हूँ। मैं हमारे लिए पर्याप्त कमाई कर लेता हूँ और अपने भविष्य के लिए भी थोड़ी बहुत बचत कर ही लेता हूँ। कल को हम बच्चा गोद लेने के बारे में सोच रहे हैं, हम उनके लिए भविष्य में क्या कर पाएंगे। वैसे ही तुम्हारी माँ मेरी सारी सैलरी खुद ही ले लेगी और उनकी तरफ से भी हमें कोई मदद नहीं मिलने वाली है। तो क्या हम अपनी जिंदगी उनकी मंदबुद्धि बेटी के लिए निछावर कर दें?
कविता को अपनी माँ की बातें सुनकर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसका मन भी बहुत खराब हो चुका था। उसे भी अपने पति की बातें ठीक लग रही थी। वैसे तो शुरुआत से ही माँ का व्यवहार ऐसा ही था उसके प्रति, लेकिन वह सोचती थी कि उसकी छोटी बहन को माँ की ज्यादा जरूरत है, तो माँ उसे ज्यादा प्यार करती है तो कोई बात नहीं है। लेकिन आज जिस तरह बड़ी बेटी का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही थी, यह बात कविता को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। 1 हफ्ते गुजर गए थे। एक दिन विमला जी का फोन आया। वह कहने लगी, कविता बेटा, तुम दोनों ने क्या सोचा है? तुम लोग घर आ रहे हो ना? देखो, अब सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। आखिर आशा तुम्हारी छोटी बहन है और मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम हम दोनों को अकेला तो नहीं छोड़ सकती। हाँ, अगर कोई नालायक बेटा होता तो भले ही हमें अकेला छोड़ देता। इस तरह की बातें करके वो अपनी बेटी को भावुक कर देना चाहती थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कविता ने पहले ही सब कुछ सुन लिया है। कविता ने धीरे से कहा, माँ, मैं मनीष से बात करके बताती हूँ। तो ये सुनकर माँ भड़क गई और कहने लगी, तुम्हें बात करने के लिए और कितना समय चाहिए? मुझे तो लगा था कि तुम दोनों ने यहाँ आने का फैसला कर लिया है। देखो, जब से तुम्हारे पापा गुजरे हैं तब से मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे आशा के साथ सोना पड़ रहा है। पहले तुम्हारे पापा उसके साथ सो जाया करते थे तो उसकी ज़रूरतों का भी देखभाल कर लेते थे, लेकिन अब मेरी नींद खराब हो रही है। तुम यहाँ आ जाओ तो मुझे भी थोड़ी मदद मिल जाएगी। वैसे भी दामाद बाबू को यहाँ तुम्हारे पापा की नौकरी तो मिल ही रही है और ऊपर से तुम जॉब भी नहीं करती हो और न ही ससुराल वाले तुम्हारे साथ हैं, तो तुम दामाद जी के साथ मायके में आकर रहो और रात को अपनी बहन के साथ सोया करो, तब मैं भी थोड़ा आराम से सो पाऊंगी। तुम्हारा उनके प्रति भी कुछ फर्ज बनता है ना। देखो, तुम अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकती। कविता हैरानी से बोली, यह तुम क्या कह रही हो माँ? चलो एक बार को मान लेते हैं कि तुम्हारे साथ देने के लिए हम दोनों आकर वहाँ रह लेंगे, लेकिन हमें रहने के लिए एक कमरा तो चाहिए होगा ना। आखिर हमारी प्राइवेसी का क्या होगा? विमला जी गुस्से में बोली, यहाँ पर हम इतने परेशान हैं और तुम्हें अपनी प्राइवेसी की पड़ी है। देखो, मुझे तो बीपी की समस्या है। आशा मेरी नींद पूरी नहीं होने देती है, रात में भी उठती रहती है, तो उसे देखने के लिए भी कोई न कोई चाहिए ही। इसलिए तुम्हें उसके साथ सोना पड़ेगा और मैं अपने कमरे में सो जाऊंगी। और रही बात दामाद जी की, तो दामाद जी हॉल में सो जाया करेंगे। और वैसे भी तुम माँ तो बन नहीं सकती हो। अब अपने पति के साथ प्राइवेसी की जरूरत ही क्या है तुम्हें? तुम्हारी शादी को 10 साल हो चुके हैं। क्या अभी तक पति से मन नहीं भरा तुम्हारा? ऐसी हालतों में भी तुम कैसी बेशर्मी भरी बातें कर रही हो। आज कविता को अपनी माँ की परेशानियां कम और माँ का स्वार्थ ज्यादा दिखाई दे रहा था। वैसे तो उसने और मनीष ने मिलकर शुरुआत में ही माँ की मदद करने का मन बना लिया था, लेकिन आज उनकी यह बातें सुनकर कविता का मन और भी कसैला हो गया। दोनों माँ के बारे में सोच रहे थे, तो माँ का भी तो फर्ज बनता था कि उन दोनों के बारे में सोचे, लेकिन माँ तो सिर्फ अपना स्वार्थ देख रही थी। आज कविता को फैसला लेने में जरा सी भी देर नहीं लगी। उसने धीरे से कहा, देखो माँ, वैसे भी यहाँ पर मनीष का काम ठीक ठाक चल रहा है और ज़रूरत तुम्हें हमारी थी, फिर भी तुम रिश्तेदारों को यह कह रही थी कि हम लालची हैं। उस बात को भी हमने भुला दिया। लेकिन जिस तरह तुमने मेरे माँ ना बन पाने पर ताना मारा है, उसे मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। माना कि मैं माँ नहीं बन सकती, उसका मतलब यह तो नहीं कि मैं सुहागन नहीं हूँ या पति के रहते हुए भी मैं पति से दूर रहूंगी। मैं माँ नहीं बन सकती थी, लेकिन क्या मुझे अपने पति के साथ रहने का अधिकार नहीं है? इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि हम वहाँ आकर नहीं रहेंगे। अब जब तुम्हें ज़रूरत होगी तो हम आएंगे, लेकिन हमेशा के लिए नहीं आएंगे। वहाँ आने पर ऐसा लग रहा है कि सारे संघर्ष हमारे और सहूलियत तुम्हारे लिए। हम भी तुम्हारे बच्चे ही हैं, तो तुम्हें हमारे बारे में भी सोचना चाहिए था। लेकिन तुम्हारे लिए तो सिर्फ आशा ही केंद्र बिंदु बनकर रह गई है, इसलिए तुम केवल उसकी सुख सुविधाओं के बारे में ही सोचती हो। वैसे भी पापा ही थे जो मेरे बारे में सोचा करते थे। यह कहते हुए उसका गला भर आया तो विमला जी ने गुस्से से कहा, अगर तुझे सब कुछ पहले से ही पता था तो इतने दिनों तक मेरी परवाह का नाटक क्यों कर रही थी? मैं तुमसे ज़्यादा आशा से प्यार करती हूँ और अपनी सारी जिंदगी उस पर निछावर कर दूंगी।
मुझे तुम्हारी सुख सुविधा से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम यहाँ नहीं आई तो मैं तुझे पूरे समाज से बदनाम कर दूंगी। तुम्हें स्वार्थी बेटी का दर्जा दूंगी और लालची भी कहूंगी। देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। कविता दर्द भरे स्वर में बोली, अच्छा हुआ तुमने अपने मुंह से ही सब कुछ स्वीकार कर लिया। तुम्हें जिसे जो कहना है कह दो। जब दिल में प्यार ही नहीं तो रिश्ते एक न एक दिन टूटते ही हैं। आज मैंने अपने बारे में थोड़ा सा क्या सोच लिया। तुमने तो अपने मन की सारी करवाहट निकालकर मेरे सामने रख दी। तुम्हारे झूठे आरोपों से बचने के लिए मैं अपनी जिंदगी का सुकून नहीं गंवा सकती। इतना कहकर कविता ने फोन रख दिया और विमला जी गुस्से में आकर उसने अपनी असलियत बेटी के सामने जाहिर कर दी। अब वो जिंदगी में दोबारा बेटी से मदद मांगने लायक नहीं रह गई थी। गुस्से में आकर विमला जी ने अपना ही नुकसान कर लिया था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कविता ने सही किया या गलत? प्लीज अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल को जरूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।